और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है, तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते, और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है, ये देखने को मिल रहा है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करें। तो आपने सुना सीएम नायब सिंह सैनी को, जहां पर काफी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ वो नजर आए कि लाडवा विधानसभा सीट से नामांकन के बाद वो जो है जीतेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनको रुख करेंगे। ईशा, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है, और इस बीच बीजेपी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामांकन कर दिया, लाडवा विधानसभा सीट से नामांकन किया है, क्या कुछ इसके मायने? देखिए, जिस तरीके से करनाल सीट की अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी वहीं से उपचुनाव जीते हैं और करनाल सीट मनोहर लाल खट्टर की तरफ से छोड़ी भी गई थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जो आरएसएस की और बीजेपी की खुद की जो रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया है कि सत्ता विरोधी लहर के चलते और वहाँ पर जो पंजाबी समुदाय है वो नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और यही वजह है कि उनकी सीट वहां से बदली गई और लाडवा से चुनाव लड़ाया जा रहा है नायब सिंह सैनी को। और आज बीजेपी के लिए ये अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी की ओर से, और वो चुनाव करनाल से ना हारे इसीलिए उनकी सीट बदली गई है। और लाडवा सीट की अगर बात करें तो वहां पर ओबीसी समुदाय भारी तादाद में रहता है और कुरुक्षेत्र से ही 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र के अधीन ही आता है लाडवा विधानसभा क्षेत्र, और यही वजह है कि एक सेफ सीट से यहाँ पर नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने उतारा है। आज उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है और बीजेपी किसी तरीके का देखिए खामियाजा या किसी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहती है, और यही वजह है कि करनाल की रिपोर्ट जिस तरीके से आ रही थी ऐसे में मुख्यमंत्री की सीट को बदला गया और लाडवा से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया। अब उन्होंने आज नामांकन भी भर दिया है, साथ ही चुनावी कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और उनका कहना है कि कुरुक्षेत्र की जनता, लाडवा की जनता उनसे प्यार करती है और उन्हें जरूर जितवाएगी और प्रदेश के लिए भी वो और भी विकास कार्य करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जिक्र किया है, लोगों ये रोड शो भी निकाला, जनता को भी नामांकन रैली के जरिए संबोधित किया और ये आग्रह किया कि फिर से उनको मौका दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब उन्हें बनाया गया तो उस कुछ समय के लिए वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर जनता दोबारा उन पर विश्वास जताती है तो उनके पास पर्याप्त समय होगा और हरियाणा का विकास ताकि वो कर सके। लेकिन देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री अपना नामांकन भर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के ही
पिहोवा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कंवलजीत अजराना की तरफ से अपना टिकट वहां पर वापस कर दिया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें जब टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ही बगावत वहां पर छेड़ी गई थी और उनका विरोध लगातार किया जा रहा था। और यही वजह है कि उन्होंने कहा जिस तरीके से बीजेपी ही उनके विरोध में खड़ी हो चुकी है और वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी अगर किसी उम्मीदवार को यहाँ पर उतारती है तो उनके समर्थन में जरूर खड़े दिखाई देंगे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं 2 दिन का वक्त रह चुका है नामांकन के लिए। 12 तारीख को दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरे जाएंगे। इन सब के बीच बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है और अब देखना है कि पिहोवा सीट से बीजेपी में देखने को मिल रही है, उतारती है पिहोवा उसके बावजूद जो है तमाम जो दिग्गज नेता है, मनोहर लाल को भी हमने अभी सुना है, वो कह रहे थे हम इस बार जीतेंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले, 5 रैलियां बताई जा रही उनकी होने वाली है। तो जिस तरीके से अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो बीजेपी की स्थिति उस हिसाब से नहीं है जैसे कि बीजेपी दिखा रही है। बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के आगमन से क्या कुछ तस्वीर जो है बदल सकती है? बिल्कुल, देखिए ये तो आरएसएस की जो रिपोर्ट है उसमें ही पहले उनकी तरफ से भी ये बता दिया गया है। बीजेपी के साथ जो बीते कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली है और उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ है कि मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो उन्हें हटाए जाने की मांग आरएसएस पहले से ही करता आ रहा था। लेकिन उनकी आरएसएस की जो रिपोर्ट, अंदरूनी रिपोर्ट, जो सर्वे उनका है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने में बहुत समय लगा दिया बीजेपी ने, जिसके चलते बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं जुटे हैं जमीनी स्तर पर कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा दिलाया जा सके। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र की धरती पर, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ही पहुंचेंगे, जहां की विधानसभा सीट से ही नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से लोगों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री भी ये भली भांति जानते हैं कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, सत्ता विरोधी जबरदस्त यहां पर लहर देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र के अधीन ही आती है पिहोवा सीट, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। उस सीट की अगर बात करें तो वहां से पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह जब खेल मंत्री थे हरियाणा के और खट्टर सरकार में थे, उस दौरान उन पर यौन उत्पीड़न जैसे आरोप जो जूनियर महिला कोच हैं उनकी तरफ से लगा दिया गया। अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट में भी मामला चल रहा है और कोर्ट ने भी माना है कि यौन उत्पीड़न जो आरोप लगाए गए थे कहीं ना कहीं सही साबित हुए हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये अभियान बीजेपी ने 2014 में पानीपत से ही दिया था। और बीजेपी के लिए स्थिति इसलिए भी अच्छी नहीं है, एक तरफ उनके खेल मंत्री इस तरीके के आरोप में घिरते हैं, जिसको टिकट देते हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। दूसरी तरफ विनेश फोगाट की बात करें, उनकी तरफ से सिलसिलेवार बीजेपी पर आरोप लगाया गया है और उनका कहना है कि पेरिस ओलंपिक में उन्हें गोल्ड मेडल मिल जाता, लेकिन बीजेपी ही नहीं चाहती थी कि उन्हें गोल्ड मेडल मिले। देखिए पहलवान यहाँ पर नाराज चल रहे हैं, किसान नाराज चल रहे हैं, युवा नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करीब 8 रैली यहाँ पर करने वाले हैं हरियाणा में, और उससे पहले 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि सभी वर्गों को यहाँ पर साधा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी भली भांति जानते हैं कि 400 का पार का जो नारा दिया था, 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, जिसमें से 5 में ही सीमित रह गई थी बीजेपी। तो ऐसे में यहाँ से किस तरीके से निकला जाए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो यहाँ पर चुनाव में मुकाबला है मुख्य तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। भले ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर कह रही हो कि 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, या जेजेपी ने अपना गठबंधन आजाद समाज पार्टी से, वहीं इनेलो ने बीएसपी से किया है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला इन भले ही और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि वो वोट काटने का जरूर काम करेगी। इसका फायदा बीजेपी को होता ही या कांग्रेस को आने वाले समय में बताएगा, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। लेकिन बीजेपी की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं चल रही है। जिनको टिकट भी नहीं मिली थी वो भी यहाँ पर बगावत करते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल, बीजेपी के सांसद है, वो आज मुख्यमंत्री के साथ नजर आए, लेकिन उनकी माताजी
हिसार से चुनाव लड़ने जा रही है, निर्दलीय तौर पर वो चुनाव लड़ेगी। और हिसार से आज ही कमल गुप्ता जो कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा है, उनको टक्कर देती हुई नजर आएगी। तो इन समीकरण से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी को जहां कांग्रेस से तो टक्कर मिल ही रही है, लेकिन अपने नेताओं से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो टक्कर मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इन सब चीजों से कैसे पार किया जाए इन चीजों को, यही वजह है कि प्रधानमंत्री 14 तारीख को आएंगे। अब प्रधानमंत्री की रैली में भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरीके की घोषणाएं हरियाणा को लेकर करते हैं और उसका कितना असर हरियाणा की जनता पर पड़ता है। बिल्कुल, बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है और इसको बीजेपी पहले ही भांप गई थी और इसके चलते ही जो है सीएम को बदला गया। लेकिन जैसे कि आपने उस बात का जिक्र किया कि आरएसएस की रिपोर्ट में देखने को मिला कि सीएम बदलने में भी देरी कर दी और इसी के चलते लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामांकन कर दिया, लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।